राहुल अपनी आंखों में उम्मीद लिए अपने चाचा का इंतजार करता रहा। पल पल बीतता गया, लेकिन उसके चाचा वापस नहीं आए। शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हे भगवान, चाचा अब तक वापस नहीं आए। मैंने सोचा था वो बस जाएंगे और कुछ ही देर में लौट आएंगे, पर अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। खैर, छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। शायद उनकी मर्जी ही नहीं है वापस आने की। अगर वो आना ही नहीं चाहते, तो मैं भी अब और क्या करूं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ हो गए। राहुल ने भी अब खुद को हालातों के हवाले कर दिया था। दिन बीतते गए और राहुल अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। अब उसकी जिंदगी बड़े ही सुकून से कट रही थी। क्या खाना पीना और क्या सोना, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी नई हकीकत को पूरी तरह अपना लिया है। सच में, चाचा भी कितने अजीब निकले। भला कौन ऐसी शानदार और ऐशोआराम वाली जिंदगी छोड़कर उस गांव में जाकर बसता है। समझ नहीं आता उन्हें उस गांव में ऐसा क्या दिख गया। यहाँ हर चीज मुफ्त में मिल रही है, ठाठ-बाट की जिंदगी है। फिर भी चाचा को मेहनत करके पैसे कमाने की धुन सवार है। हद है। समय का पहिया घूमता रहा और एक दिन दरबार में हलचल हुई। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनका खास मंत्री तेजी से उनके करीब आता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फिक्र थी। उसने झुककर प्रणाम किया और फिर धीमी मगर गंभीर आवाज में कहना शुरू किया। प्रणाम महाराज। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आज हमारे राज्य की मर्यादा को ठेस पहुंची है। एक व्यक्ति ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया है। यह देखिए महाराज, यही है वो अपराधी। इसका नाम तिलक है। इसने एक नामी व्यापारी के घर में घुसकर धन और कीमती सामान चुराने की हिमाकत की है। अब आप ही न्याय करें महाराज। तो ऐसी बात है। मंत्री जी, आपके आरोप तो गंभीर है, लेकिन हमारे मन में एक शंका है। जब तिलक उस व्यापारी के घर में चोरी की कोशिश कर रहा था, तब वो व्यापारी खुद क्या कर रहा था? क्या वो गहरी नींद में सोया था, या फिर उसने अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखा? जी सरकार, सच तो ये है कि जब ये चोरी कर रहा था, तब मेरी आंख लग गई थी और मैं सो रहा था। लेकिन जैसे ही आहट हुई, मेरी नींद खुली और मैंने इसे सामान लेकर भागते हुए देख लिया। मैं तुरंत अपनी जगह से उछला और पूरी फुर्ती के साथ इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कहीं भाग पाता, उससे पहले ही मैंने इसे दबोच लिया था सरकार। तो व्यापारी जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि गलती तिलक की नहीं, बल्कि तुम्हारी है। अगर तुम अपने कीमती सामान को इस तरह लावारिस और खुला छोड़ दोगे, तो लोगों के मन में लालच तो आएगा ही। यह तो वही बात हुई कि तुम खुद चोर को दावत दे रहे हो। हमारी नज़र में तो इस लापरवाही के लिए सजा तिलक को नहीं, बल्कि तुम्हें मिलनी चाहिए। राजा साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भला इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? मैंने तो अपनी मेहनत की कमाई की हिफाजत की है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर आप ये कैसा फैसला सुना रहे हैं? क्या आपको न्याय करना नहीं आता? एक चोर को छोड़कर आप मुझे ही अपराधी ठहरा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है महाराज? खामोश। तेरी इतनी जुर्रत कि तू बीच दरबार में मुझसे जुबान लड़ाएगा। शायद तू भूल गया है कि तू किसके सामने खड़ा है। तेरी पहली गलती तो सिर्फ लापरवाही थी, जिसके लिए मैं तुझे 5-6 साल की कैद दे देता। लेकिन अब तूने राजा के न्याय पर सवाल उठाकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब तुझे कैद नहीं, सीधे फांसी की सजा होगी। अब देख कि तेरा क्या हश्र होता है। राजा का आदेश पत्थर की लकीर बन गया। सैनिकों ने तुरंत उस व्यापारी को दबोच लिया और घसीटते हुए काल कोठरी की ओर ले गए। व्यापारी फूट फूट कर रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। पर अफसोस, राजा का दिल नहीं पसीजा। न्याय की उस नगरी में आज उस व्यापारी की एक न सुनी गई। उसकी चीखें दरबार की दीवारों से टकराकर दम तोड़ती रहीं, लेकिन राजा ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हे भगवान, ये आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी ही मेहनत की कमाई की रक्षा करना मेरी मौत की वजह बन जाएगा।
ये कैसा न्याय है? क्या अपनी चीज के लिए आवाज उठाना इतना बड़ा गुनाह है? अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। बचा लीजिए मुझे मालिक। अगली सुबह हुई, मौत की वो काली सुबह। राजा के आदेश पर उस व्यापारी को फांसी के तख्ते तक लाया गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सबकी सांसें थमी हुई थीं। जल्लाद ने जैसे ही फांसी का फंदा उस आदमी के गले में डालने की कोशिश की, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो फंदा उस व्यापारी के गले में आया ही नहीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चमत्कार है या कैसी अनहोनी। वो नादान ये नहीं जानते थे कि फांसी का फंदा जरूरत से ज्यादा छोटा हो चुका था। नेति का खेल देखिए। जिस मौत को करीब खड़ा माना जा रहा था, वो एक फंदे के छोटे बड़े होने के फेर में अटक गई थी। आखिर क्या हो गया है तुम सबको? न्याय में इतनी देरी क्यों? इस अपराधी को अब तक फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया गया? क्या तुम लोग अभी भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, किंतु एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। हम चाहे कितनी भी चेष्टा कर लें, यह फांसी का फंदा इसके गले में उचित रूप से बैठ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? यह अनर्थ कैसे संभव है? क्या तुम लोग अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जो दुस्साहस तुम लोगों ने किया है, क्या तुम्हें उसकी सजा का तनिक भी आभास है? मुझे कोई तर्क नहीं सुनना। आज किसी न किसी को तो फांसी के फंदे पर झूलना ही होगा। अभी के अभी मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने यह फंदा तैयार किया है। उसे बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हम उसे ही मृत्युदंड देंगे। उसकी यह धृष्टता कि उसने हमें गलत फंदा देने का साहस किया। उसे अपनी इस भारी भूल की कीमत चुकानी ही होगी। जी सरकार, हम आपके आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे। हमारा इतना दुस्साहस नहीं कि आपकी आज्ञा को टाल सके। हम अभी प्रस्थान करते हैं और उस अपराधी को बंदी बनाकर आपके चरणों में प्रस्तुत करते हैं। उसे अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। उचित कहा, क्योंकि स्मरण रहे, इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। यदि खाली हाथ लौटे तो परिणाम तुम जानते ही हो। अब जाओ और अपना कार्य सिद्ध करो। किंतु सत्य तो अत्यंत विचलित करने वाला था। वास्तविकता यह थी कि वे सैनिक किसी दुकान से रस्सी लाए ही नहीं थे। उन्होंने मार्ग में पड़ी हुई एक लावारिस रस्सी उठा ली थी, जो उस समय उनके काम आ गई। अब अपनी जान बचाने के लिए वे सैनिक उसी स्थान की ओर दौड़ पड़े जहां से उन्होंने वह रस्सी उठाई थी। उनकी खोज उन्हें एक घर के द्वार पर ले आई, और वह घर किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था। सुनो राहुल, बहुत चैन से सो रहा था क्या? चल, अभी के अभी हमारे साथ चल। महाराज का बुलावा आया है तेरे लिए। अब तेरी किस्मत का फैसला राजा साहब के दरबार में ही होगा। चल, देर मत कर। परंतु भाई, मेरी बात तो सुनिए। आखिर मेरा अपराध क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण महाराज ने मुझे याद किया है? मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, फिर अचानक दरबार में पेशी क्यों? कृपया मुझे बताइए कि माजरा क्या है। ज्यादा सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है। तूने क्या अपराध किया है और तेरे साथ क्या होगा, इसका पता तुझे वही दरबार में जाकर चल जाएगा। अभी चुपचाप हमारे साथ चल, वरना घसीटते हुए ले जाना हमें अच्छी तरह आता है। सैनिक राहुल को विवश करके राजदरबार ले आए। चारों ओर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था और सबकी आंखें केवल राहुल पर टिकी थीं। तभी सैनिकों ने सिर झुकाकर महाराज के सम्मुख उसे प्रस्तुत किया। महाराज, यही वह व्यक्ति है जिसके द्वार से वह रस्सी प्राप्त हुई थी। अपराधी आपके समक्ष है, अब आप ही न्याय करें। किंतु महाराज, मेरा अपराध तो बताइए। आखिर मेरा दोष क्या है कि मुझे इस प्रकार अपराधियों की भांति जंजीरों में जकड़कर आपके समक्ष लाया गया है? मैंने तो कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं किया, फिर यह दंड किस लिए? दुहाई है महाराज, कम से कम मुझे मेरा अपराध तो ज्ञात हो। तेरा अपराध जानना चाहता है? तो सुन, तेरा अपराध यह है कि तेरे द्वार से आई वह रस्सी उस अपराधी के गले के लिए उचित नहीं थी। तेरी उस एक भूल ने न्याय के मार्ग में बाधा डाली है और इसकी सजा केवल मृत्यु है। अब उस अपराधी के स्थान पर तू फांसी के फंदे पर झूलेगा।
यही हमारा अंतिम न्याय है। यदि तेरी कोई अंतिम इच्छा शेष हो तो बता दे, क्योंकि इसके बाद तेरे पास समय नहीं होगा। चाचा ने बिल्कुल सत्य कहा था, पर मैंने उनकी चेतावनी अनसुनी कर दी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं तो बिना किसी दोष के इस मृत्युजाल में फंस गया हूं। आज मेरा अंत निश्चित है। ठहरो, रोने से काम नहीं चलेगा। मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही होगा। एक काम करता हूं। यही एक मार्ग शेष है जो मुझे इस फंदे से बचा सकता है। जी महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मृत्यु को गले लगाने से पहले बस एक बार अपने चाचा जी के दर्शन करना चाहता हूं। उनके चरणों की धूल माथे पर लगाकर ही इस संसार से विदा लेना चाहता हूं। कृपया मुझे उनसे मिलने की अनुमति दें, ताकि मैं शांति से प्राण त्याग सकूं। कुछ ही समय पश्चात राहुल के चाचा को राजदरबार में उपस्थित किया गया। जैसे ही उन्होंने राहुल की आंखों में देखा और पूरी घटना को समझा, उनके मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। वे तत्काल भांप गए कि राहुल ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है और इस संकट से निकलने का मार्ग क्या है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपना मस्तक ऊंचा किया और महाराज की ओर देखते हुए अत्यंत शांत स्वर में बोले, महाराज, यदि न्याय की यही रीति है तो मुझे कुछ कहना है। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु सत्य तो यह है कि इसमें मेरे भतीजे राहुल की कोई त्रुटि नहीं है। यदि आप निष्पक्ष होकर विचार करें तो इस पूरी परिस्थिति के दोषी स्वयं आप हैं। एक न्यायप्रिय राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि किसी निर्दोष को अपनी व्यवस्था की कमियों की बलि चढ़ाना। यदि फांसी का फंदा सही नहीं बना तो दंड उस रस्सी को मिलना चाहिए या उस व्यवस्था को जिसने उसे चुना, मेरे भतीजे को क्यों? उचित कहा तुमने। एक राजा का निर्णय कभी निष्फल नहीं जाना चाहिए। यदि यह फंदा राहुल के लिए नहीं बना तो मुझे दंड उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसके कारण मैंने यह मृत्युदंड सुनाया था। जिसने मुझे इस दुविधा में डाला, अब वही काल के मुख में समाएगा। सैनिकों, ढूंढ निकालो उस षड्यंत्रकारी को जिसने न्याय की इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की है। आज सूर्यास्त से पहले उसे फांसी के फंदे पर झूलना ही होगा। बिल्कुल सही कहा महाराज। यदि आप वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो आपको उस चोर को बंदी बनाना चाहिए। आखिर इस पूरे फसाद की जड़ तो वही है। यदि उसने चोरी की होती तो वह व्यापारी आपके द्वार पर न्याय की गुहार लेकर कभी ना आता और नहीं आपको यह फांसी की सजा सुनानी पड़ती। असली अपराधी तो वह चोर है जिसने राज्य की शांति भंग की। आर्थ न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि इस फांसी के फंदे का असली हकदार मेरा भतीजा नहीं बल्कि वह चोर है। सत्य कहा तुमने। तुम्हारी बातों ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है, किंतु जब तक वह अपराधी चोर हमारे समक्ष उपस्थित नहीं किया जाता, तब तक तुम दोनों यही हमारे पहरे में रहोगे। यदि वह भाग निकला या न मिला तो स्मरण रहे, न्याय का यह फंदा अभी भी खाली है। सैनिकों, इन्हें सम्मान के साथ किंतु कड़ी निगरानी में कक्ष में ले जाओ और बाकी सेना उस चोर के पीछे लगा दो। सूर्यास्त से पहले वह यहां होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, किंतु हमारा यहां रुकना असंभव है। हमें तत्काल प्रस्थान करना होगा। घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने तो बस न्याय का सत्य मार्ग आपके सम्मुख रखा था। अब उस अपराधी को खोजना और दंड देना आपका राजधर्म है। कृपया हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। जैसे ही महाराज ने चोर को पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया और उनकी नजरें कुछ पलों के लिए ओझल हुईं, चाचा और भतीजे ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना एक क्षण गवाए वे राजदरबार की भीड़ और गलियारों का लाभ उठाकर वहां से रफूचक्कर हो गए। दरबार में शोर मचता रहा। राजा चोर के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन तब तक चतुर चाचा और भाग्यशाली राहुल राज्य की सीमा लांघ चुके थे। उन्होंने न केवल मृत्यु के फंदे को मात दी, बल्कि राजा को उसके अपने ही न्याय के जाल में उलझा कर छोड़ दिया।